नोट कर लीजिए इस कैमरा पे, जब असेंबली इलेक्शंस होती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते पे अपने मेजॉरिटी की, फुल मेजॉरिटी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, ये नोट कर। विदाउट अलायंस? मैंने आपको कहा कि अपने बलबूते पे बनेगी, तो अलायंस कहाँ से? चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का? जब बीजेपी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी और पूर्ण बहुमत होगा और पूर्ण बहुमत होगा तो नेचुरली जो है सब कुछ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं तो पूर्ण बहुमत होगा, मिशन 50 क्या है, पूर्ण बहुमत है, वो होगा। इतना कॉन्फिडेंस है सर आप लोगों को? ग्राउंड बोल रही है ना, लोगों का विश्वास है। लोग भी तो थोड़े नाराज हैं। लोग नाराज अपना ही से नाराज होते हैं, कहीं गिले भी होंगे, वो गिले भी दूर होंगे। पीटीडी के मुलाजमीन कह रहे हैं हमें तो पब्लिक में कर दिया है वो अपना रेगुलर, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे नहीं। हो जाएंगे, सब कुछ होगा, हर काम होगा। और ये भी मैं बता दूं आपको, अगर बीजेपी की इस सरकार में जो दिल्ली में बैठी, अगर जम्मू कश्मीर का भला नहीं होगा और जम्मू कश्मीर अगर एक बेहतरीन यूटी और राज्य बनेगा, तब तक आप देखेंगे। तो अगर वो अब नहीं बना तो फिर कभी नहीं बन सकता। मैं आपको बता दूं, ये बच्चे अपने बच्चे हैं, नाराज होते हैं, घर में नाराज होता है बच्चा, वो हमसे गिला करेगा और किससे करेगा? हमने उनका मसला हल करना। गिला सुनते भी हैं सर? दुनिया के गिले सुन रहे हैं और दूर भी कर रहे हैं और आगे और दूर करेंगे। कि अनंतनाग को जो है वो धराल, यहाँ से थाना मंडी, इस वाले हिस्से के साथ जोड़ दिया गया है और ये एक इतनी बड़ी लंबी सीट कर दी गई है। अब जो कश्मीर का एमपी होगा उसके पास रजौरी पुंछ के लोगों ने जाना है, जो रजौरी का अगर एमपी होगा तो उसके पास ये कश्मीर के लोगों ने आना है। तो वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने मुगल रोड पहले ही बंद रहती है, जो बाकी 6 महीने होते हैं उसमें भी मतलब डिवकॉम के चक्कर काट काट के रोड खोलनी पड़ती है। तो ऐसे हालात के बीच में कंपेनिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ज़बान अलग है और इस ज़ुबान को भी लेकर जो है वो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं और सफ़र भी बहुत ज़्यादा है, किराया भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इस तरीके से आपस में जोड़ी है, क्या आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है जम्मू कश्मीर? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। किस हिसाब से सर? इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे बताइए कि वाजवा आज रजौरी की शादियों में कहाँ से आया? शुपैया से आया। सेब कहाँ? किराया भी तो ज़्यादा लगता है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, सुनना करें, बात सुनने के वजह से। और शुपैया का सेब जो है वो रजौरी पुंछ में आता है। हाँ, आता है। तो रोज़ मंडियाँ लगी होती हैं, रोज़ शुपैया से ट्रक आते हैं, आपस में रिश्ते हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस। वैसे भी ये इसलिए नहीं किया है कि उसको उधर से 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने बांटी है, इक्विटेबली बांट दिया है, उसमें ये कर दिया है। अब तो टनल भी बन रहा है और टनल बन जाता है तो शुपैया और बफलियाज के बीच में कितनी देर का रास्ता रह जाता है? टनल बनने के बाद मेरे ख्याल 25-30 मिनट में आप शुपैया पहुँच जाते हैं। राणा साहब, आवाम का ये मानना है, पब्लिक का ये क्वेश्चन है कि देखिए मतलब सफ़र बहुत है। अब हम यकीन मानेंगे कि ठीक है 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन इस सफ़र में किराया भी है। एक गरीब इंसान को अगर अपने एमपी से मिलने जाना है तो वो कितना सफ़र तय करके जाएगा, उसके पास कितना वक्त होगा? इसीलिए तो ये डिलिमिटेशन की गई ताकि एक्सेसिबिलिटी हो, ईज ऑफ रीच आउट हो। इससे गरीब पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई जेब पे। आज जो आदमी पुंछ में रहता है उसको अपने एमपी को मिलने जम्मू आना पड़ता है 350 किलोमीटर, और आने वाले वक्त में उसको केवल 70 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो कैसे किराया बढ़ गया? बता दिया कि आप नोट कर लीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये सरकार जो है ये यहाँ की तकदीर और तस्वीर को बदलेगी। सर सॉरी टू से यू सर, ऐसा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन जब आपके बीजेपी के प्रेसिडेंट मोदी जी से मिलने गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात उनकी जब पल्ली में हुई थी, तो जाने से पहले उन्होंने कहा था कि 25 तारीख को एक कड़ाका निकलने वाला है और वो भी पहाड़ियों को एसटी मिलेगा। लोग उम्मीदों में थे, पूरा दिन धूप में बैठे रहे। आप फिक्र न करो, जो अध्यक्ष जी ने कहा होगा वो पूरा होगा। मतलब निकल जाएगा सर, इसका मतलब? जो अध्यक्ष जी कहेंगे वो जिम्मेवार हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने कहा उन्होंने जिम्मेवारी से वो हर बात करते हैं, वो जो कहेंगे वो होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े कदावर नेता हैं सर आप। एक छोटा सा सवाल रहेगा मेरा डिलिमिटेशन को लेकर। कल फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो उसके बाद जो है वो एतराज़ात बाकी जमातों ने भी अपने रखे कि ये जो रिपोर्ट है ये ऐसा लग रहा है कि ये जैसे बीजेपी की स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है और बीजेपी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। और इससे पहले भी उमर साहब ने ये कहा कि अगर पूरे हिंदुस्तान में 2026 के मुताबिक डिलिमिटेशन हो रहा है तो फिर आखिरकार जम्मू कश्मीर में ही क्यों? और साथ ही साथ मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मानते ही नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो जब तक धारा 370 की जो है वो फैसला नहीं होगा तब तक ये डिलिमिटेशन करवाना या इस तरीके की चीज़ें करवाना जो वो बेबुनियादी हैं। कैसे देखते हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब, इनसे ख़ुसूसी बातचीत करेंगे। कल के रोज़ जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि हदबंदी कमीशन की जो है वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है। उसके बाद जो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी जानिब से जो हैं वो एतराज़ात भी पेश किए गए हैं और कहीं बीजेपी की जो जमात है इनकी जानिब से कहा गया है कि एक बेहतरीन जो कदम है वो डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से लिया गया है। अब इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे मज़ीद देवेंद्र सिंह राणा साहब से कि इनका क्या कुछ कहना है डिलिमिटेशन कमीशन की इस फाइनल रिपोर्ट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े कदावर नेता हैं सर आप। एक छोटा सा सवाल रहेगा मेरा डिलिमिटेशन को लेकर। कल फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो उसके बाद जो है वो एतराज़ात बाकी जमातों ने भी अपने रखे कि ये जो रिपोर्ट है ये ऐसा लग रहा है कि ये जैसे बीजेपी की स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है और बीजेपी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। और इससे पहले भी उमर साहब ने ये कहा कि अगर पूरे हिंदुस्तान में 2026 के मुताबिक डिलिमिटेशन हो रहा है तो फिर आखिरकार जम्मू कश्मीर में ही क्यों। और साथ ही साथ मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मानते ही नहीं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो जब तक धारा 370 की जो है वो फ़ैसला नहीं होगा तब तक ये डिलिमिटेशन करवाना या इस तरीके की चीज़ें करवाना जो वो बेबुनियादी हैं। कैसे देखते हैं आप? जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट है वो तथ्यों के आधार पे गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और साफ शफाफ तरीके से बनाई गई एक रिपोर्ट है जिसने हर शख्स को जो जम्मू कश्मीर का वासी है पॉलिटिकली एम्पावर किया है और हर शख्स को इस जमहूरियत के निज़ाम में बराबर का शरीक बनाया है। और मैं समझता हूँ कि वही जमहूरियत की मजबूती बनती है जब हर शख्स को बराबरी का हक मिले, हर तबके को, हर वर्ग को, हर दूर दराज इलाके में रहने वाले शख्स को बराबर की शिरकत हो जब उसकी, और इस प्रोसेस में उसी को बेहतरीन प्रोसेस समझा जाता है। और मैं समझता हूँ इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट ने वो सब चीज़ें की जिससे कि हर शख्स जो है उसको बराबरी का हक मिला। पहली तो बात ये है पॉलिटिकल इक्विटेबल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुई। जहाँ तक आपने कहा कि कुछ लोगों को एतराज़ है, दुनिया की तारीख़ को देख लीजिए और डिलिमिटेशन के बारे में पढ़ लीजिए। जब जब डिलिमिटेशन हुई, अमेरिका में हुई या कहीं पे भी हुई, चूँकि स्टेटस को जो है वो डिस्टर्ब होता है और जब स्टेटस को डिस्टर्ब होता है तो जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ बैठी होती हैं अपनी कंफर्ट जोन में वो डिस्कम्फर्ट में आ जाती हैं और अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तो उसमें डिलिमिटेशन में नाराज़गी होना, एतराज़ होना जो है वो बड़ी एक मुनासिब सी चीज़ है। और कोई भी आज तक ऐसी डिलिमिटेशन नहीं हुई। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की डिलिमिटेशन हुई हाल ही में, डिस्ट्रिक्ट्स की डिलिमिटेशन, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डिलिमिटेशन में हर आदमी खुश हुआ। लेकिन इस डिलिमिटेशन की खूबसूरती ये है कि हर शख्स को पॉलिटिकली एम्पावर किया गया जो जम्मू कश्मीर में रहने वाला है। और पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी ख़ास तौर पर गुज्जर बकरवाल जो हैं उनको एसटी का स्टेटस देकर एसटी की उनकी रिजर्वेशन, पॉलिटिकल तारीख़ी चीज़ है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। ये बहुत बड़ी एक इक़दाम है। इसी रिपोर्ट ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटों का कहा, फिर इसी रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन की POJK के लिए। तो सबको शामिल करके ये जो हवन बन रहा है जमहूरियत का, जम्मू कश्मीर का, इसमें हर एक की शिरकत है। फिर आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि 2026 के बाद सारे भारत में डिलिमिटेशन होनी है। तो वो तो कानूनी बात है। आप भी समझते हैं कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गई तो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद तो डिलिमिटेशन होगी। तो मैं समझता हूँ कि उमर साहब तो इस बात को समझते हैं, तो उन्होंने कहा होगा, तो आपने सुना होगा, कहा होगा शायद लोगों की कंजम्पशन के लिए। जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गई तो डिलिमिटेशन तो एक नेचुरल करोलरी है, उसमें कोई बात नहीं। चौथा, आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं वो फरमा रही हैं कि हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज किया है और चूँकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अंडर चैलेंज है तो उस तब तक वो इसका कोई फ़ैसला नहीं होना चाहिए। 2 बातें कहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर थे, बड़े वसूख और ज़िम्मेवारी से मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर उन्होंने कहा थैंक यू लॉर्डशिप,
बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उनकी तारीफ़ की और सराहना की। जब आपको मौका मिले, और आप तो बड़े कर्मठ और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो रिपोर्ट्स निकाल लीजिए, क्या हुआ पता लग सर जाएगा। बाहर मार्केट में तो कह रहे एक सेकंड सुन लीजिए बात को मुकम्मल। आपने इतना लंबा सवाल पूछा, उसका जवाब भी लंबा होगा। और जहाँ तक महबूबा मुफ्ती साहब ने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो चैलेंज होगा, 35A रिमूव कर दिया गया है, 370 बाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कानून बनाती है। मेरे ख्याल उसमें अब कोई बहस की गुंजाइश नहीं। अब लोगों को गुमराह करने, अब तो ये भी कह रहे हैं, आज मैं एक बयान पढ़ रहा था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कह रहे थे कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट चैलेंज किया है, जब वो ख़त्म होगा तो ये डीलिमिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। क्यों ये झूठ बोलते हैं? इनको मालूम है, वो जूरिस्ट हैं खुद, उनको मालूम है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको मालूम है कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो बियॉन्ड चैलेंज है और मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंडेटेड बाय द पार्लियामेंट है। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को वक्त आ गया कि लोगों को सच बताया जाए। कितनी देर झूठ के बादल बना बना के लोगों को बदहाली और बदअमनी के आलम में रखने की चेष्टा करेंगे। वो मुझे लगता है अब वक्त बदल गया है, अब वक्त और हालात को समझ के उनको देखने, वो कुछ घबराहट और बौखलाहट है उनकी। ये सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने अंदर कहा कि लॉर्डशिप हम इस चीज़ को तस्लीम करते, एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है, लेकिन बाहर सोशल मीडिया पे तो ये दिखाया जा रहा है कि वो इसका एतराज़ात कर रहे हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है। पब्लिक नहीं समझ पा रही है। वो तो उनसे पूछिए। ये आपके पास सर ये रिपोर्ट कहाँ से है? सबके पास है रिपोर्ट, ये तो पब्लिक, मतलब जो MPs ने एक्सेप्ट किया है कि अंदर लॉर्डशिप के पास, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, किसी ने डिनाई नहीं किया। तो मतलब ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। नहीं, मैं क्यों कहूँगा कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में अब हम सच की सियासत करें। जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव नैरेटिव बनाएं, बजाय इसके कि हम ये कहें कि बदहाली रहे, बदम हमें वाई डू वी ड्रॉ प्लेजर आउट ऑफ मिजरी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को खुशहाली और अमन का एक जजीरा बना के जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएं, जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है उसका हिस्सा बनाएं, बजाय उसके हम क्यों पोलराइज करना चाहते हैं, क्यों कम्युनलाइज करना चाहते हैं, क्यों ऐसी एक सिचुएशन बना रहे हैं कि जहां लोग जो हैं वो बदहाली में रहें, बदअमनी में रहें, आगे बढ़ें। जब माननीय गृह मंत्री जी कश्मीर में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान से तो बात करने का सवाल नहीं, लेकिन अपने लोगों से बात करूंगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूँ, उन्होंने कहा कोट अनकोट मैं आश्वासन देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जो नौजवान हैं, उनकी वो कभी वो ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे जो उनके बुज़ुर्गों ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी पॉजिटिव स्टोरी बन रही है, उसको आगे चलाएं, बजाय इसके कि हम अपनी वो रोटियां सेकने के चक्कर में लोगों को गुमराह करें, झूठ बोल। लोग समझते हैं कि ये झूठ है और निरासर झूठ है, इस झूठ से कुछ निकलना नहीं है। सर इलेक्शंस का कब तक बिगुल बजने वाला है? सर आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस में जो इलेक्टोरल रोल्स वगैरह बनाना, पोलिंग बूथ्स के रैशनलाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो करने के बाद मुझे लगता है उसके बाद इलेक्शन। हम ये इरादा रख सकते हैं साल के आखिरी के महीने तक? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे ही इलेक्टोरल प्रोसेस की जो कवायद है वो कंप्लीट होगी तो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल के लोगों का भी सर एक सवाल है कि अनंतनाग को जो है वो धराल यहाँ से थाना मंडी इस वाले हिस्से के साथ जोड़ दिया गया है, और ये एक इतनी बड़ी लंबी सीट कर दी गई है। अब जो कश्मीर के MP होगा उसके पास रजौरी पुंछ के लोगों ने जाना है, जो रजौरी का अगर MP होगा तो उसके पास ये कश्मीर के लोगों ने आना है। तो वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने मुगल रोड पहले ही बंद रहती है, जो बाकी 6 महीने होते हैं उसमें भी मतलब डिवकॉम के चक्कर काट काट के रोड खोलनी पड़ती है। तो ऐसे हालात के बीच में कंपेनिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ज़बान अलग है, और इस ज़ुबान को भी लेकर जो वो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और सफ़र भी बहुत ज़्यादा है, किराया भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इस तरीके से आपस में जोड़ी है, क्या आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है जम्मू कश्मीर? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। किस हिसाब से सर? इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे बताइए कि वाजवा आज रजौरी की शादियों में कहाँ से आया? शुपैया से आया। सेब कहाँ? किराया भी तो ज़्यादा लगता है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, सुनना करें, बात सुनने के भी सुन।
और शुपैया का सेब जो है वो रजौरी पुंछ में आता है। हाँ, आता है। तो रोज़ मंडियाँ लगी होती हैं, रोज़ शुपैया से ट्रक आते हैं, आपस में रिश्ते हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस, वैसे भी ये कोई ये इसलिए नहीं किया है कि उसको उधर से 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने बांटी हैं, इक्विटेबली बांट दिया है, उसमें ये कर दिया है। अब तो टनल भी बन रहा है, और टनल बन जाता है तो शुपैया और बफलियाज के बीच में कितनी देर का रास्ता रह जाता है। टनल बनने के बाद मेरे ख्याल 25-30 मिनट में आप शुपैया पहुँच जाते हैं। राणा साहब, आवाम का ये मानना है, पब्लिक का ये क्वेश्चन है कि देखिए मतलब सफ़र बहुत है, अब हम यकीन माने कि ठीक है 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन इस सफ़र में किराया भी है। एक गरीब इंसान को अगर अपने एमपी से मिलने जाना है तो वो कितना सफ़र तय करके जाएगा, उसके पास कितना वक्त होगा? इसीलिए तो ये डिलिमिटेशन की गई ताकि एक्सेसिबिलिटी हो, ईज़ ऑफ रीच आउट हो। क्या इससे गरीब पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई जेब पे? आज जो आदमी पुंछ में रहता है उसको अपने एमपी को मिलने जम्मू आना पड़ता है 350 किलोमीटर, और आने वाले वक्त में उसको केवल 70 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो कैसे किराया बढ़ गया? सर, ये समझने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि अगर कश्मीर का होगा, और अगर अनंतनाग का होगा उसको भी 70-80 किलोमीटर आना होगा। सर, ये समझने की कोशिश करूंगा कि महंगाई भी बहुत हो रही है। आज भी गैस सिलेंडर में जो है वो लगभग 50 रुपये का इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। खाने पीने के ज़रूरी अशिया के सामान में भी जो है इजाफा हो रहा है। तो एक आम इंसान, एक गरीब इंसान की जो है वो महंगाई कमर तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ के ऊपर क्या नज़रसानी करनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है कि कीमतों पे नज़रसानी की जाए, नज़रसानी की जा रही है। और ये इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए आपको अपनी दायरा खोलना पड़ेगा, अपना भी दायरा और सबका दायरा खोलना पड़ेगा। कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ गई हैं। उसका इम्पैक्ट जो है हर इकॉनमी में पड़ा। आपने देखा अभी श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में बाकायदा इकॉनमी ब्रोक हो गई। पाकिस्तान की हालत देखिए, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसकी वजह से ये सारा जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए कीमतें ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन वो एक सिलसिला है। कोविड के बाद इकनॉमी जो है अंडर स्ट्रेन है, और इकनॉमी जो है वो एक स्ट्रेस में से जा रही है। उस स्ट्रेस का खमियाजा हर शख्स, हर वर्ग भुगत रहा है। सर, नौजवानों का भी एक सवाल है स्पेशली आपके लिए। आपने पेट्रोल की बात की, गैस की बात की, तो जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने जो हैवी टैक्सेस लगाए हैं पेट्रोल पे, उनको कम करना चाहिए, और ताकि लोगों को राहत मिले, जैसे बाकी बीजेपी स्टेट्स ने कम टैक्सेस किए हैं जिससे कि उनको राहत मिली है। सर, नौजवानों का एक सवाल है ख़ास तौर के ऊपर, कश्मीर से सवाल ख़ास तौर के लिए आपके लिए है सर, कि वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। मेगा इंजीनियरिंग जो है वो जोजिला ज़डमोर प्रोजेक्ट का काम कर रही है, चनाब में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोकल नौजवानों को नौकरियाँ कम मिल रही हैं उन प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर। हालांकि यहाँ के बच्चों ने M.Tech, B.Tech बड़ी अच्छी जो है वो टेक्निकल कोर्सेज़ कंप्लीट किए हुए हैं, बट उसके बाद भी वैकेंसीज़ में जो है वो बाहर के लोगों को ज़्यादा आने की कोशिश। आपने कोई सेंसस किया? सर, हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं बहुत। दीजिए, मैं आपको सेंसस देता हूँ, आप मुझे सेंसस दीजिए। रिपोर्ट्स ऐसे नहीं होता कि मैंने कहा आपने सुन लिया। सुन लीजिए सर, ये देखिए वीडियो पब्लिक देखेगी और लोग इसको डिसाइड करेंगे। वीडियो पब्लिक देखे, जो मर्जी देखे। जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त किश्तवाड़ में चल रहे हैं या जो प्रोजेक्ट जम्मू में चल रहे हैं, ज़रा एक सेंसस करिए कि कौन लोग उनमें एम्प्लॉयड हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को है, कितने स्किल्ड, कितने अनस्किल्ड और कितने सेमी स्किल्ड लोग लगे, आपको खुद पता लगेगा। कश्मीर के मेगा इंजीनियरिंग जोजिला प्रोजेक्ट की बात, एक बात सुन लीजिए, 70 से 80% जो है लोग, जहाँ तक हाईली स्किल्ड टनलिंग का है, शायद हमारे पास स्किल सेट नहीं होगा। कितने लोग हैं जो टनलिंग के स्किल सेट के लिए, क्योंकि हमारे पास अगर चैलेंज एक अनएम्प्लॉयमेंट का है तो एक अनएम्प्लॉयबिलिटी का भी है। और कितने लोग हैं जो, टनलिंग एक बड़ा स्पेशलाइज्ड जॉब है। पहले भी जब टनल्स बने, कोई आज की बात नहीं, अब आपको आज दिख रही है क्योंकि शायद आपके नॉलेज में आ जाइए, लेकिन अदरवाइज़ जो टनलिंग का जॉब है, यहाँ फ्रांस से कंपनी आई करने, वो फ्रांस से लोग लाते थे और उन्होंने लोगों को यहाँ सिखाया कि टनलिंग होती क्या। जर्मनी से यहाँ कंपनी आई, चेन्नई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना था, अभी आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, सारी की सारी टीम जर्मनी से आई थी, क्योंकि हमारे पास शायद स्किल सेट ही नहीं है इतना जो कर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, स्किल सेट भी डेवलप हो रहा है, और जो अनएम्प्लॉयबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ स्किल है वो भी एड्रेस होगी। और ये मैं आपको बता दूँ कि जो 35,000 करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है निजी निवेश की,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ तशरीफ़ लाए थे उससे, और आने वाले वक्त में अगर 35,000 और एक ग्राउंड ब्रेकिंग थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पिछले 17 साल में, पिछले 40 साल में 17,000 करोड़ का निवेश हुआ, और 6 महीने में 2 साल में अगर 35,000 करोड़ है और अगर 70 हो जाता है तो 2 लाख नौकरियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगी। तो 2 लाख में अगर 70% भी जम्मू कश्मीर के लोग लगते हैं तो 1,40,000 आदमी एम्प्लॉय होता है। एक ह्यूज हिमंगस डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लिया गया है, वेदर इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और ये जो इशू है इसका अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी का है, ये आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये भी एड्रेस। हमारे पास जब फ़ोन कॉल्स वहाँ से आई थी तो हमें ये कहा गया था कि वहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं वो लिखे पड़े हुए हैं, यहाँ पे अगर एक चौकीदार भी इनको चाहिए तो वो एक बीटेक वाला बच्चा चौकीदारी कर सकता है। बड़े शर्म के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, बट ये चौकीदार भी जो है वो महाराष्ट्र से ला रहे हैं। ऐसा करिए, आप जाइए वहाँ और जाइए किश्तवाड़ में जाइए और देखिए कितने बच्चे। मैं नागसानी अभी होके आया हूँ वहाँ। आपने जोजिला प्रोजेक्ट पे? मैं नागसानी की बात कर रहा हूँ, नागसानी में गया तो वहाँ जाके देख लीजिए आप। और जोजिला प्रोजेक्ट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जोजिला के जिन हालात में काम शुरू किया गया और काम किया जा रहा है उसमें आप जाके देखिए कितने लोगों को रोज़गार मिला है, जाके वहाँ स्टडी करिए फिर आपको। सर मिशन 50 क्या सक्सेसफुल है? क्या इस बार बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर है? हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है ये दोनों जमातें कह रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के सपने हैं। चलिए, वो कह रहे हैं कि उनके सपने, और मैं ये समझता हूँ कि रेत उनके हाथ से निकल चुकी है, वो जानते हैं, उनकी क़यादत समझते हैं सक्सेसफुल। मुझे ये एक बात मैं आपको बता दूँ, और नोट कर लीजिए इस कैमरा पे, जब असेंबली इलेक्शंस होती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते पे अपने मेजॉरिटी की, फुल मेजॉरिटी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, ये नोट कर लीजिए। विदाउट अलायंस? मैंने आपको कहा कि अपने बलबूते पे बनेगी, तो अलायंस कहाँ से? चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का। जब बीजेपी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी और पूर्ण बहुमत होगा और पूर्ण बहुमत होगा तो नेचुरली जो है सब कुछ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं तो पूर्ण बहुमत होगा। मिशन 50 क्या है? पूर्ण बहुमत है, वो होगा। इतना कॉन्फिडेंस है सर आप लोगों को? ग्राउंड बोल रही है ना, लोगों का विश्वास है। लोग भी तो थोड़े नाराज़ हैं। लोग नाराज अपना ही से नाराज़ होते हैं, कहीं गिले भी होंगे, वो गिले भी दूर होंगे। पीडीडी के मुलाजमीन कह रहे हैं हमें तो पब्लिक में कर दिया है वो अपना रेगुलर, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे नहीं। हो जाएंगे, सब कुछ होगा, हर काम होगा। और ये भी मैं बता दूं आपको, अगर बीजेपी की इस सरकार में जो दिल्ली में बैठी, अगर जम्मू कश्मीर का भला नहीं होगा और जम्मू कश्मीर अगर एक बेहतरीन यूटी और राज्य बनेगा, तब तक आप देखेंगे। अगर वो अब नहीं बना तो फिर कभी नहीं बन सकता। मैं आपको बता दूं, ये बच्चे अपने बच्चे हैं, नाराज़ होते हैं, घर में नाराज़ होता है बच्चा, वो हमसे ही गिला करेगा और किससे करेगा? हमने उनका मसला हल करना। गिला सुनते भी हैं सर? दुनिया के गिले सुन रहे हैं और दूर भी कर रहे हैं और आगे और दूर करेंगे। सर आम आदमी पार्टी से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है आप लोगों को? कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी सर, उसमें भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, जम्मू से भी हो रही है। तो अच्छी बात है, आते वक्त मोर दी मैरियर। आते वक्त में कोई फर्क? इलेक्शन आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस को लेकर सर मैंने आपको बता दिया कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मैंने आपको ये बता दिया कि आप नोट कर लीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये सरकार जो है ये यहाँ की तकदीर और तस्वीर को बदलेगी। सर सॉरी टू से यू सर, ऐसा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन जब आपके बीजेपी के प्रेसिडेंट मोदी जी से मिलने गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात उनकी जब पल्ली में हुई थी, तो जाने से पहले उन्होंने कहा था कि 25 तारीख को एक कड़ाका निकलने वाला है और वो भी पहाड़ियों को एसटी मिलेगा। लोग उम्मीदों में थे, पूरा दिन धूप में बैठे रहे। आप फिक्र न करो, जो अध्यक्ष जी ने कहा होगा वो पूरा होगा। निकल जाएगा सर, इसका मतलब? जो अध्यक्ष जी कहेंगे वो जिम्मेवार हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने कहा है उन्होंने जिम्मेवारी से वो हर बात करते हैं, वो जो कहेंगे वो होगा। चलिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी जमात के सीनियर रहनुमा जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब, जिनसे ख़ुसूसी बातचीत हुई और इस गुफ्तगू के अंदर जो है वो सारी बातें क्लियर की हैं। फ़िलहाल दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त, देखते हैं डेली तस्कीन। अल्लाह हाफ़िज़।